नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास 12th हिस्ट्री के होंगे। टॉपिक का नाम है रिबल्स एंड राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एट। तो कहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जगह है वहां से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को और क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो सिपाही म्यूटनी भी कई लोगों ने कहा है। फर्स्ट वॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तो वीडी सावरकर जी ने कहा है। इसका ग्रेट रिवोल्ट भी कहा गया है। तो इसमें सभी नाम दिए गए हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया इमीडिएट। अब देखिए यहाँ पर आपसे कॉज नहीं पूछा गया है, इमीडिएट कॉज पूछा गया है। मतलब ऐसा क्या चीज हुई थी, बस मतलब बहुत ही टाइम कम ही टाइम मतलब बिल्कुल रिसेंट में, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो मेनली जो ग्रीस कार्टेज इशू था इसमें मेनली क्या था कि जो कार्टेज दी गई थी, बंदूक की जो गोलियां होती थी उसमें एक कार्टेज लगती थी। कार्टेज में क्या होता था, उसको कागज एक लगा होता था, उसको फाड़ के उसमें से जो भी बारूद होता था वो भरा जाता था बंदूक में। तो हो था क्या कि जो पिग्स और फैट फिग पिग का जो फैट होता है, काऊ का जो फैट होता है, वो कहा गया कि उस कार्टेज में लगा हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो रिलीजियस जो चीजें थी वो प्रॉब्लम में आई और इस वजह से 1857 का रिवोल्ट मेनली हुआ। आगे बढ़ते हैं। द न्यू एनफील्ड राइफल कार्टेज वाज ग्रीस्ड विद। तो किससे ग्रीस्ड थी? ऑयल से नहीं, काऊ एंड पिग फैट से। अब आपको पता होगा काऊ जो है ये हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है और पिग में इसको हराम मानते हैं। मतलब पिग को हराम मानते हैं किसमें? इस्लाम में। तो ये दोनों चीजें इसीलिए कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे उसको हर्ट कर रही थी। इस वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। विच ग्रुप वॉज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कार्टेज इशू। तो कार्टेज का जो इशू था उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप था जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था वो कौन सा था? तो सीपॉयज को ही मेनली कार्टेज जो थी वो फाड़नी थी मुंह से। तो इन्हीं को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। द सीपॉयज हु रिवोल्टेड बिलोंग मेनली टू। देखिए जो सिपॉयज थे, जो सिपाही लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, मेनली कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बंगाल आर्मी से बिलोंग करते थे। जैसे आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, तो वो भी 34th इन्फेंट्री के थे, बंगाल के ही थे वो। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे वॉज एसोसिएटेड विद। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड थे? बैरकपुर से एसोसिएटेड थे ये। ठीक है, 34th इन्फेंट्री के थे, सिपाही ये भी थे। आफ्टर रीचिंग दिल्ली द रिबल्स प्रोक्लेम्ड। तो जब दिल्ली पहुंचे तो रिबल ने क्या, जो भी रिबल्स थे या कह सकते हैं जो मेनली सिपाही थे, पहले ब्रिटिश सरकार के, बाद में रिबल बन गए जिनको बागी कहते हैं। ठीक है, तो उन लोग ने क्या प्रोक्लेम कर दिया था? तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को एम्परर बना दिया था भारत का। और ये लोग जो ब्रिटिशर की हुकूमत चल रही थी उसको अब नहीं मानते थे और कह दिया गया था कि फिर से मुगल रूल इस्टेब्लिश हो गया है कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट। तो ये क्या थे? लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द रिवोल्ट स्प्रेड मेनली अक्रॉस। तो मेनली जो रिवोल्ट हुआ है 1857 का, ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? तो ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, साउथ इंडिया में नहीं स्प्रेड हुआ था, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ये स्प्रेड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th पे आएंगे। विच रीजन रिमेज लार्जली अनफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। तो कौन सा ऐसा रीजन था जो पूरी तरीके से या ज्यादातर जहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था? तो अवध रीजन में तो बहुत ज्यादा मतलब चीजें हुई थी इससे रिलेटेड। पंजाब में इसका कोई भी नहीं देखा गया था। और यहाँ तक कि जो सिख रेजिमेंट थी उस समय ब्रिटिशर की, उन लोग ने इसके खिलाफ भी काम किया था, मतलब सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्ट इन कानपुर वॉज लेड बाय। तो कानपुर में जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो कानपुर में इसको कौन लीड कर रहा था? तो नाना साहेब जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, और इनके जो पीएम मतलब इनके जो मेन मिनिस्टर थे वो कौन थे? टांटिया टोपे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द रिवोल्ट इन झांसी वॉज लेड बाय। तो झांसी में जो रिवोल्ट था वो रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो सबको पता होगा, बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लखनऊ से लीड किया था। मंगल पांडे जो है ये मेनली बैरकपुर म्यूटनी से रिलेटेड थे ये।
बेगम हज़रत महल लेड द रिवोल्ट इन, तो इन्होंने कहाँ से लीड किया था रिवोल्ट को? तो लखनऊ से लीड किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह वाज़ एसोसिएटेड विद रिवोल्ट इन। देखिए कुंवर सिंह जो थे ये कहाँ से एसोसिएटेड थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से? तो ये आरा जगह है जो कि बिहार में है, वहाँ से ये एसोसिएटेड थे। वन मेजर कॉज ऑफ रिवोल्ट अमंग पीजेंट्स वाज। देखिए पीजेंट्स जो थे वो क्यों इस रिवोल्ट को ज्वाइन किए थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या ऐसा कारण था? तो पीजेंट जो थे वो भी ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे, बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था इन लोगों से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। द एनेक्सेशन ऑफ अवध कॉज्ड डिसकंटेंट अमंग। देखिए जब एनेक्सेशन हो गया अवध का, अवध को जब एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर ने, और ये बता के एनेक्स कर लिया कि गवर्नेंस बहुत पुअर है, जो उस समय नवाब वाजिद अली शाह थे उनका गवर्नेंस बहुत ही ज्यादा पुअर है, ऐसा कह के अवध को एनेक्स कर लिया। ठीक है, तो इससे डिसकंटेंट किस में आया? मर्चेंट्स में नहीं आया, पीजेंट्स तालुकदार सिपाही में भी नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि सीधे सीधे नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसमें जो डिसकंटेंट देखेंगे तो पीजेंट्स तालुकदार सिपाहीज देखेंगे, लेकिन ये कहाँ के? अवध के जो थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताया, लेकिन इन सब में तो बिल्कुल भी नहीं था, तो सबसे सही आंसर इसमें बी हो जाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे मेनली क्या था कि अगर कोई भी ऐसा राजा है जिसका कोई बालक नहीं है, जिसकी कोई हेर नहीं है, तो वो जो संपत्ति होती थी, जो उसका मतलब जो उसकी जागीर होती थी, संपत्ति होती थी, वो सब ब्रिटिश रूल को दे दी जाती थी। ठीक है, यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विच क्लास लॉस्ट प्रिविलेज ड्यू टू ब्रिटिश रिफॉर्म्स। तो कौन सी ऐसी क्लास थी जिसकी पूरी प्रिविलेज जो थी वो खत्म हो गई थी ब्रिटिश के रिफॉर्म से? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो मेनली राजा लोग थे, जो प्रिंसेस थे, रूलिंग एलाइट्स थे, इनकी जो थी पहले बहुत ज़्यादा हुकूमत चलती थी, बहुत इनका राज चलता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ इस तरीके रिफॉर्म किए कि इनकी जो प्रिविलेज थी उसको खत्म कर दिया गया। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द रिवोल्ट एज। देखिए ब्रिटिशर ने 1857 की रिवोल्ट को क्या बताया है? तो नेशनल मूवमेंट नहीं बताया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं था, इसको सिपाही म्यूटिनी बताया। ठीक है, इनका ये कहना था कि ये जो रिवोल्ट था केवल इसमें सिपॉइज इन्वॉल्व थे, और सिपॉइज की एक म्यूटिनी थी। और यहाँ तक कि ये नहीं मानते थे लोग कि जो काऊ और पिग की बात हो रही थी, जो उनके फैट की बात हो रही थी, उसको भी ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द रिवोल्ट फेल्ड मेनली बिकॉज। अब देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है मेनली फेल को हो गया, तो पुअर लीडरशिप ये तो गलत है, लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप डिड नॉट एक्टिवली सपोर्ट द रिवोल्ट। तो किसने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था ये बताना है। पीजेंट्स ने सपोर्ट किया था, प्रिंसेस ने भी, कुछ प्रिंसेस ने भी सपोर्ट किया था। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि देखिए इसमें मेनली लड़ाई झगड़ा ही हो रहा था, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं लड़ाई झगड़ा करने में उतना विश्वास नहीं कर रहे थे उस समय। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रिटिशर को हटाने के लिए एजुकेटेड लोगों ने मतलब इन लोग को फोर्स नहीं यूज करी, एजुकेटेड लोग फांसी पे नहीं चढ़े, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन हैं जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और वो लोग फांसी भी चढ़ गए, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, लेकिन उस समय की अगर बात करी जाए तो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। 23rd क्वेश्चन कह रहा है द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट यूजिंग। तो ब्रिटिश ने सप्रेस कैसे कर दिया था रिवोल्ट को ये बताना है। तो मिलिट्री फोर्स यूज करी थी, पूरी तरीके से बल यूज किया था, मारा पीटा था, बहुत मारा था लोगों को, और इस तरीके से कुचल दिया था इस रिवोल्ट को। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। तो दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर ने। कब रिकैप्चर किया था ये बताना है। तो सितंबर में ही देखिए रिकैप्चर कर लिया था, और मई में अगर आप देखेंगे तो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, 11 मई के आसपास रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। तो 3-4 महीने में ही ब्रिटिशर ने रिवोल्ट को पूरी तरीके से दबा दिया था दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट मुगल एम्परर वॉज। रिवोल्ट के बाद जो है मुगल एम्परर को क्या कर दिया गया था? एग्जाइल भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। वन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट वॉज। तो रिवोल्ट का जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिला? तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या ब्रिटिश रूल एंड हो गया था? नहीं। ट्रांसफर ऑफ पावर टू क्राउन।
तो देखिए अभी तक जो पावर थी वो मेनली कंपनी रूल कर रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास पूरी पावर थी। अब ये पावर किसको शिफ्ट कर दी गई थी? सीधे सीधे महारानी को, या कह सकते हैं क्राउन को शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेड टू। अब देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद एक एक्ट आया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इससे हुआ क्या, ये पूछा गया है। तो कंपनी का रूल कंटिन्यू नहीं हुआ था। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया था, और मेनली रूल किसका कर दिया गया था? क्राउन का। 28th क्वेश्चन कह रहा है द ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर 1857 बिकेम। 1857 के बाद जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो कैसी हो गई थी? तो एग्रेसिव नहीं हो गई थी, मोर कॉशियस एंड कंसिलिएटरी हो गई थी। तो अब थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहे थे, क्योंकि डर रहे थे कहीं दोबारा रिवोल्ट स्टार्ट इस तरीके का ना हो जाए। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश अवॉइडेड, तो 1857 के बाद ब्रिटिश ने किस चीज को अवॉइड किया ये बताना है। सपोर्टिंग प्रिंसेस गलत है, इंटरफेयरिंग इन रिलीजियस मैटर इसको अवॉइड किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो जैसे पहले रिलीजियस मैटर पे इंटरफेरेंस कर रहे थे, जैसे आपको पता होगा 1829 में सती प्रथा जो थी उसको खत्म किया, 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट लेके आए, तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उसको रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस मान रहे थे। अब आगे चल के क्या है कि ब्रिटिशर अब रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। 30th क्वेश्चन कह रहा है द आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 1857 टू इंश्योर। अब देखिए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, मेनली रिवोल्ट जो था वो सिपॉयज ने किया, और क्यों कर पाए? क्योंकि सिपॉयज की स्ट्रेंथ जो थी बहुत ज्यादा थी उस समय। तो आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया 1857 रिवोल्ट के बाद। क्यों? मतलब इसके पीछे जो रीजन था वो क्या था? तो ब्रिटिश का डोमिनेंस होना चाहिए, मेनली यही रीजन था। पहले क्या था? सिपॉयज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंडियंस थे। ठीक है। वन मेजर चेंज इन आर्मी रिक्रूटमेंट वाज, तो एक मेजर चेंज आपको बताना है आर्मी रिक्रूटमेंट में क्या हो गया था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। इंक्रीज्ड बंगाल सिपाहीज नहीं, ये नहीं है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम पंजाब एंड गुरखास, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या देखा गया था 1857 के रिवोल्ट में, पंजाबीज जो थे, पंजाबी जो सिपाहीज थे या गुरखा जो थे, वो मतलब सपोर्ट में थे ब्रिटिशर के, तो इसलिए इनका जो मतलब नंबर था उसको इंक्रीज किया गया था किसमें? इंडियन आर्मी में, मतलब उस समय की जो आर्मी थी उसमें। ब्रिटिश ऑफिशियल्स व्यूड इंडियन सोसाइटी एज, अब ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे इंडियन सोसाइटी को किस तरीके का मानते थे? होमोजीनियस नहीं मानते थे, स्टैटिक मानते थे और डिवाइडेड मानते थे। मतलब स्टैटिक भी थी और डिवाइडेड भी थी। स्टैटिक मतलब ऐसे समझ सकते हैं उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। और डिवाइडेड इसलिए क्योंकि अलग अलग जाति धर्म और चीजों में बटे हुए थे, और उसी का इन लोग ने आगे चल के फायदा भी उठाया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कॉलोनियल अकाउंट्स ऑफ 1857 पोर्ट्रेट रिबल्स एज। देखिए कॉलोनियल जो अकाउंट्स देखने को मिलते हैं 1857 के, वहां पर रिबल्स को किस रूप में बताया गया है ये आपको बताना है। तो रिबल्स को क्रिमिनल्स बताया गया है और ट्रेटर्स बताया गया। मतलब इनके हिसाब से जो रिबल्स थे, जो सिपाहीज थे जिन्होंने रिवोल्यूशन किया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 किया था, वो क्रिमिनल थे, वो अपराधी थे, वो ट्रेटर्स थे, देशद्रोही थे। ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस व्यूड 1857 एज। अब इंडिया के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो 1857 के रिवोल्ट को किस तरीके से देखते हैं? तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह देखते हैं। और इसमें एक नाम याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, द रिवोल्ट ब्रॉट टुगेदर। अब रिवोल्ट से कौन साथ में आ गए थे? तो बहुत सारे सोशल ग्रुप जो थे वो साथ में आ गए थे, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और मेनली अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटिशर के सामने जो आई थी वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और 1857 के जस्ट बाद आप देखेंगे तो फिर ये डिवाइड एंड रूल खेलने लग जाएंगे। जो 1905 में जाके बंगाल का पार्टीशन होगा, फिर वहां से और ज़्यादा डिवाइड एंड रूल बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके इंडिया का ये पार्टीशन इसी तरीके से हो जाएगा। और आज तक प्रेजेंट टाइम में भी आप देखेंगे तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो बीज कौन बो के गया था? ब्रिटिशर बो के गए थे, लेकिन आज भी उसका फल हम लोग को मिल रहा है। 36th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वॉज। तो 1857 का जो रिवोल्ट था इसकी लीडरशिप किसके पास थी? तो किसी एक सिंगल पर्सन के पास नहीं थी, सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं थी, यूनिफॉर्म अक्रॉस रीजन भी नहीं थी, लोकल और रीजनल थी। ठीक है। अलग अलग जगह पे, क्योंकि अलग अलग लीडरशिप थी, अलग अलग लोग लीड कर रहे थे, इसीलिए इसको लोकल और रीजनल बोला गया है।
37 वन लिमिटेशन ऑफ द रिवोल्ट वाज, तो एक लिमिटेशन रिवोल्ट का क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लैक ऑफ ग्रीवांसेस, तो ग्रीवांसेस के लैक था नहीं, कॉमन आइडियोलॉजी ये जो लैक कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर सब लोग अपने अपनी क्षेत्र को बचाने के लिए जुटे हुए थे, कोई इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा था, ब्रिटिशर को पूरी तरीके से भगाने के बारे में बात कोई नहीं कर रहा था, केवल सब लोग अपनी अपनी जगह बचा रहे थे। कोई लखनऊ बचा रहा, मतलब कोई अवध बचा रहा था, तो कोई झांसी बचा रहा था, तो कोई अलग अलग रीजन्स को बचा रहा था। तो इस वजह से मतलब कहा गया है कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इंटेंसिफाइड आफ्टर, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ये कब इंटेंसिफाई हो गई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंटेंसिफाई हुई आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, तो हमने आपको पहले बता दिया था, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द रिवोल्ट एंडेड बाय, तो कब रिवोल्ट एंड हो गया था ये बताना है आपको। तो 1858 के ही स्टार्टिंग में ये एंड हो गया था। 1857 रिवोल्ट लेड टू चेंजेस इन, अब देखिए किस किस चीज में चेंज आपको देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से। तो एजुकेशन में केवल यहाँ पर ओनली लगा, गलत कर दिया। आर्मी में चेंजेस देखने को मिला, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस में देखने को मिला, और पॉलिसी में भी आपको चेंजेस देखने को मिला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू रिलाई मोर ऑन, तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो मेनली ज्यादातर अब किस पे रिलाई कर रहे थे, ये आपको बताना है। तो इंडियन इलाइट्स पे ये अब ज्यादा रिलाई कर रहे थे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 कह रहा है द रिवोल्ट हाईलाइटेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट, अब जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था इसने मेनली किसके हाईलाइट, किसको हाईलाइट किया था, रिसेंटमेंट जो था किसके खिलाफ रिसेंटमेंट था उसको हाईलाइट किया, ये बताना है आपको इसमें। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द रिबेल्स ऑफन यूज्ड सिंबल्स ऑफ, तो रिबेल जो थे उन लोग ने मेनली सिंबल किस चीज का यूज किया था, तो ये मेनली मुगल अथॉरिटी को यूज कर रहे थे, तो मुगल अथॉरिटी के सिंबल्स को यूज किया जा रहा था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। विच सिटी सॉ इंटेंस फाइटिंग ड्यूरिंग द रिवोल्ट, अब रिवोल्ट के दौरान किस सिटी में सबसे ज्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिली थी, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इंटेंस मतलब सबसे ज्यादा इंटेंस फाइट आपको देखने को मिलेगी लखनऊ में, और लखनऊ में एक जगह है रेजिडेंसी, वहां पर आज भी अगर आप जाएंगे तो कुछ अवशेष, कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ करती थी। मतलब अंग्रेज क्योंकि वहीं जाके छुप गए थे जब मार के भगाए जा रहे थे, तो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। द ब्रिटिश फियर्ड यूनिटी बिटवीन, ब्रिटिश को सबसे ज्यादा डर किस चीज का था, तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का था, बिल्कुल सही बात है। पीजेंट्स और जमींदार की यूनिटी का था, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी अगर यूनाइट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रिंसेस और सिपॉयज की भी यूनिटी का डर था, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी की यूनिटी का इनको डर था। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ, अब ब्रिटिश ने जो पॉलिसी फॉलो करी है 1857 के बाद वो कैसी पॉलिसी थी, ये बताना है आपको। तो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो करी है। आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्ट एक्सपोज वीकनेस ऑफ, अब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ इससे किसकी वीकनेस देखने को मिली, ये पूछा गया है। तो इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस देखने को मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द मेमोरी ऑफ 1857 वाज केप्ट अलाइव थ्रू, अब देखिए 1857 की जो मेमोरी आपको देखने को मिलेगी आज भी जीवित है, किसके थ्रू जीवित रखी गई है, तो ये मेनली फोक सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज होंगे, जैसे आप लोग ने एक सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी, ऐसे करके एक पोएम है, जो किसने लिखी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये फोक सॉन्ग हो गए, स्टोरीज हो गए, तो ये जो खूब लड़ी मर्दानी वाला जो स्टोरी, जो गाना है, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पोएम है, वो किसने लिखी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही फेमस पोएट है वो। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, अब तो रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉलोनियलिज्म को एंड तो नहीं कर पाया, यूनाइटेड इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये बिल्कुल सही है कि इंडियंस को यूनाइट कर दिया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया द चैप्टर कंक्लूड्स दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, तो इस चैप्टर में क्या देखने को मिलता है, जो रिवोल्ट ऑफ 57 1857 था वो क्या था। मिलिट्री म्यूटनी थी, बिल्कुल भी नहीं। यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट थी, नहीं। अ कॉम्प्लेक्स एंड वाइड स्प्रेड अपराइजिंग था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं
प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।